नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे गदर 2 और OMG 2 की। एक फिल्म इतिहास रच रही है दोबारा 17 साल बाद, तो दूसरी फिल्म सो कॉल्ड सूडो क्रिटिक के फाइनेस्ट नंबर जिसको कह सकते हैं 4 स्टार, किसी ने 3.5 स्टार, किसी ने 4.5 स्टार दिए, फिर भी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होकर के अब फ्लॉप की तरफ जा रही है। क्यों और क्या इस देश में 2.5 वार फ्रंट जो है उसमें मीडिया में एकेडमिक्स में ऐसे लोग अब प्रवेश कर चुके हैं जिनका ध्येय यह है कि सनातन पे इस प्रकार से अटैक करो वायरस बन के या जो पैरासाइट की तरह है, जिससे आपको पता ही नहीं चले कि आपके अंदर कब वो इंजेक्ट हो गया और आप धीरे धीरे सनातन से दूर होते चले जाएंगे। हमारे साथ हैं फिल्म क्रिटिक, फिल्म रिव्यू प्रतीक भाई। मेरे सीनियर भी है, मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जैसा आप समझे। और मैं फिल्म रिव्यू का काम नहीं करता क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं प्रतीक भाई के चैनल को इसलिए देखता हूं क्योंकि बड़ा शार्प रखते हैं अपनी बातों को। प्रतीक भाई, सबसे पहले OMG पे आपने एक वीडियो अभी रिलीज किया। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा उस चैनल पे जाकर के, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो को जाके आप लोग देखिए। एक जो वेदना होती है, इन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरे इष्ट देव का अपमान होगा, कितना मजबूत कलेजा करके मैं गया था देखने, अपने हृदय को काफी मजबूत करना पड़ा होगा और देखने गया। उसके बाद इन्होंने उसका पूरा रिव्यू दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। तो हम बात करते हैं प्रतीक भाई से, कैसे देखते हैं आप OMG को? अभिषेक जी, ओएमजी पर मैं सच कहता हूं, जब से मैंने फिल्म देखी है शुक्रवार को, तब से अंतःकरण जल रहा है मेरा। और मैंने तब से बस उसी बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इतनी अंतःकरण में पीड़ा है। और सबसे ज्यादा पीड़ा इस कारण से है कि इस फिल्म के मेकर्स ने इतना चतुराई से मैनिपुलेट किया है ऑडियंस को कि विश्वास करिए, कोई ट्रेडिशनल फैमिली से भी कोई बंदा अगर फिल्म देखने के लिए जाता है ना, तो वो भी थिएटर से बाहर आते हुए कहेगा कि भाई भाई मेरे बच्चों को तो मेरे को अभी जाकर सेक्स एजुकेशन पढ़ाना है। इस प्रकार से उन्होंने चतुराई से मैनिपुलेट किया है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने हमारे महादेव को, सांब सदाशिव चंद्रशेखर महादेव, हमारे भगवान शिव जी को आधार बनाकर उन्होंने कुछ बहुत ही, एक प्रकार से हम कहे कि वासनांध, इंद्रिय लंपट ऐसी जीवन शैली को, जीवन पद्धति को उन्होंने शिव जी को आधार बनाकर प्रमोट किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि कल को कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाकर यह दिखाए कि हनुमान जी तो हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बताते थे, तो कैसा लगेगा? क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? कल को कोई नहीं, अगर मैं बताए कि भाई भीष्म पितामह तो हस्तमैथुन को सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बताते थे, क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? ये फिल्म एग्जैक्टली वही करती है, एग्जैक्टली। यानी ये फिल्म ना होकर के एक अपराध है। भाई अक्षम्य अपराध है, जघन्य अपराध में इसको कहूंगा। क्योंकि सबसे दुख की बात यह है कि सामने ये राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ती है, बड़ा संस्कृति संस्कृति का नाम पूरी फिल्म में लेती है, और बच्चों को हस्तमैथुन करने का एक प्रकार से लाइसेंस देती है। और वो लाइसेंस भी किस नाम पर? धर्म के नाम पर लाइसेंस देती है कि आप करिए, आपको धर्म का आधार है, आपके पीछे शिव जी खड़े हैं, करिए, आप वीरनाश करिए। और चलो, मैं कहता हूं कि इनको जो प्रमोट करना था कर सकते हैं। ये सेक्स एजुकेशन जो फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित है, FREUDE, आप कोई भी जो मित्र देख रहे हैं वो सर्च करना, फ्राइड का मनोविज्ञान के आप ऊपर आधारित एक बहुत ही विकृत मानसिकता का ऐसा एक दार्शनिक, वेस्ट का, पश्चिम का हम कह सकते हैं फ्राइड को, उसी के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन है। आजकल आप यूट्यूब पर जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट देखते होंगे, कई सारे वीडियोस आपके सामने आते भी होंगे रील्स वगैरह के माध्यम से, जो बच्चों को खुलकर कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन तो बहुत हेल्दी होता है, उससे तो स्ट्रेस दूर होता है, ये तो करना ही चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से धड़ल्ले से बातें बच्चों के दिमाग में डालते हैं। और उसी मानसिकता पर आधारित सेक्स एजुकेशन भी है। और केवल हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करना ही नहीं, उसके साथ में ही सेक्सुअल लिबरेशन और LGBTQ एजेंडा, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, ये सारे सेक्स एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। और ऐसे सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सुसाइड को रोमांटिसाइज किया है। एक बच्चा है जिसके साथ कोई भी रिलेट कर पाएगा। देखिए, युवावस्था में हर कोई हस्तमैथुन की गलत आदत में पड़ता है, परंतु गलत आदत में पड़ने के बाद में ऊपर उठना ये हमारा कर्तव्य है। और ऊपर कोई व्यक्ति कब उठेगा? जब उसे पता हो कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, उसको कुछ ना कुछ ग्लानि हो, पश्चाताप हो, तब वो उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। पर अगर आप उस बच्चे को धर्म के नाम पर लाइसेंस दे रहे कि भाई करो, महादेव भी यही कहते हैं, धर्म भी यही कह रहा है, तुम्हारे सारे शास्त्र यही कह रहे हैं, वो भी बिना कोई तथ्य बताए, प्रूफ बताए, कोई एक सिंगल श्लोक भी इस फिल्म के मेकर्स नहीं बता पाए हैं,
तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर लाइसेंस देकर अगर किसी बच्चे को बता दिया जाए कि ये सही है, स्वास्थ्यप्रद है, तो क्या वो कभी गिरकर उठने का प्रयास करेगा? उसे तो लगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। आज मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, मैं जब भी हस्तमैथुन पर बात करता हूं, वो कहते हैं कि प्रतीक भैया, मुझसे दिन में कई कई बार 4-4 5-5 बार हस्तमैथुन हो जाता है। रात को हस्तमैथुन किए बगैर, पॉर्न देखे बगैर नींद नहीं आती। इस प्रकार से पॉर्न एडिक्शन लगा हुआ है। और आज देखिए, आज इंटरनेट लगभग फ्री हो गया है, एक क्लिक पर पॉर्न साइट्स खुल जाती है। भले ही भारत सरकार ने बैन किया हो, पर फिर भी खुल रही है, वीपीएन सही के द्वारा बात। बच्चे खोल रहे हैं। तो ये जब इतना धड़ल्ले से सारी बातें एक टच पर अवेलेबल है, तो ऐसे समय में बच्चों को उससे उबरना सीखना सिखाना चाहिए, संयम की शिक्षा देनी चाहिए, या और गड्ढे में गिरना सिखाना चाहिए। और सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई भी बता सकता है कि जो विद्यार्थी काल है, गुरुकुल का काल है, उसे ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया है। 4 वर्णाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो सबसे पहला जो गुरुकुल का काल है उसे ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया है, और विद्यार्थी के लिए सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य है। विद्यार्थी काल का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य बताया गया। पर देखिए इस फिल्म के मेकर्स कैसे कुतर्क देते हैं। ये पूरी फिल्म में संस्कृति संस्कृति तो कर रहे हैं, पर एक श्लोक नहीं बता पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस सुसाइड के नाम पर रोबोटिसाइज करके फर्स्ट हाफ में ऑडियंस को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया है, और जब तथ्य देने की बारी आती है, फैक्ट्स बताने की बारी आती है, तब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। पूरी अगले सेकंड हाफ में न्यायालय में पंकज त्रिपाठी के पास में बस 2-3 आर्गुमेंट्स होते हैं। एक तो खजुराहो की मूर्तियां, दूसरा कामा सूत्र। बस यही दो दो बातें वो पूरी फिल्म में दिखाते रहते हैं, इसके अलावा कोई आर्गुमेंट नहीं है। एक पंचतंत्र की कहानी की शुरुआत की 2-3 लाइन वो पढ़ रहे हैं, जहां पर एक बालक अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी, पिताश्री, मैं अभी गुरुकुल जा रहा हूं पढ़ने के लिए, और अलग अलग विषयों का नाम वो लेता है, और उसमें काम शास्त्र भी एक नाम आता है। इसके साथ ही एक और आर्गुमेंट पंकज त्रिपाठी देता है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, सनातन संस्कृति के जो 4 पुरुषार्थ, इसमें काम भी आता है। मतलब इन लोगों का मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन देखिए। दिवालियापन। धर्म अर्थ, हाँ दिवालियापन है ये। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो काम आता है, वो क्या इंद्रिय लंपट होने के लिए कहता है, वासनांत होने के लिए कहता है, या विनाश करने के लिए कहता है? उसमें काम का अर्थ क्या है कि धर्म के आधार पर सबसे पहले तो हम अर्थार्जन करें, धर्म के आधार पर हम देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारे वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं। तो धर्म के आधार पर सही गलत का निर्णय करके अर्थार्जन करें। उसके बाद धर्म के आधार पर हम कामनाओं को नियंत्रित करें। कामनाओं में बहना नहीं है, कामनाओं को नियंत्रित करना है। और काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं होता, वो तो एक गृहस्थी के लिए संसार के प्रति, परिवार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य होता है कि वो संतान उत्पत्ति करे। और उसमें भी जब आप मैथुन हो, शारीरिक सुख हो, या फिर अन्य जो अलग अलग प्रकार की कामनाएं हैं संसार की, वो सारी कामनाओं को काम के रूप में वहां कहा है, और उनको धर्म के आधार पर नियंत्रित करने के लिए कहा है, उनमें बहने के लिए नहीं कहा। तो धर्म के आधार पर कामनाओं को नियंत्रित करके मोक्ष के मार्ग पर हम आगे बढ़े, ये होते हैं 4 पुरुषार्थ। पर इन्होंने देखिए अपनी तुच्छ मेंटेलिटी को, अपने जो भी प्रोपेगेंडा वो फैलाने चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने किस प्रकार से हमारे 4 पुरुषार्थों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। और एक और वो दिखाते हैं, चरक संहिता दिखाते हैं। 4 बातें में वो फिल्म में दिखा रहे हैं। एक तो खजुराहो की मूर्तियां, कामा सूत्र, उनमें भी कोई बात, वो कोई श्लोक वगैरह, कोई आधार या कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य वो बताया नहीं। बस खजुराहो की मूर्तियां और कामा सूत्र दिखाते रहते हैं बस। और जो मैंने कहा कि पंचतंत्र की कहानियां, जो काल्पनिक कहानियां, जो हमें नीति शास्त्र, नैतिकता सिखाने के लिए लिखी गई थी, तो उसमें भी जो काम शास्त्र बोल रहे कि विद्यार्थी को पढ़ाया जाता था, उसमें भाई कामनाओं को नियंत्रित करना होता है, कामनाओं में बहना नहीं होता। हमारी संस्कृति में विद्यार्थी काल को ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया है, वहां पर विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य ही सबसे पहला और प्रमुख और प्रथम नियम बताया गया है। तो और चौथा जो चरक संहिता वो दिखा रहे हैं, बस कोर्ट में दिखा तो देते हैं चरक संहिता ऐसे सामने, पर चरक संहिता का मैंने कहा ना, कोई एक श्लोक भी उन्होंने नहीं बताया, चरक संहिता से भी कोई संदर्भ उन्होंने नहीं दिया। मैंने चरक संहिता से कई सारे संदर्भ बताए जहां पर चरक ऋषि ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहे हैं, वीर रक्षा की महिमा गा रहे हैं। अगर अभिषेक भाई, मैं आपको कुछ आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चरक संहिता के कुछ श्लोक मैं आपको कहता हूँ जी। चरक ऋषि कहते हैं, सत्ताम उपासनम सम्यक सताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधो। तो इसका अर्थ है सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास, ये आत्मकल्याण के मार्ग है। इसके अलावा चरक ऋषि कहते हैं, चरक ऋषि ने यह बताया कि ब्रह्मचर्य केवल सांसारिक सुख का ही साधन नहीं है, तो मोक्ष का भी दाता है, ये चरक ऋषि कहते हैं। इसके अलावा एक और श्लोक है चरक संहिता का, त्रयः उपास्तंभः आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम च सति। इसका अर्थ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये शरीर के 3 उपस्तंभ है, यानी इनके आधार पर शरीर खड़ा है।
आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा आवश्यक है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और अलग अलग जो आयुर्वेद के आचार्य है, चाहे वो आयुर्वेद के आचार्य वाग्भट जी हो, सुश्रुताचार्य जी हो, या पतंजलि योग को अगर आप पढ़ेंगे, सब जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। आयुर्वेद के जी। अलग अलग शास्त्रों में उत्तम स्वास्थ्य के 4 आधार बताए हैं, 4 स्तंभ बताए हैं। एक तो है आहार, दूसरा है श्रम, तीसरा है विश्राम और चौथा है ब्रह्मचर्य। मतलब हम सही आहार ले, उसके बाद शारीरिक श्रम करें, चौथा है सही निद्रा हो, और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये उत्तम स्वास्थ्य के 4 आधार हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बताए हैं। आप जी। पतंजलि योग को अगर पढ़ेंगे तो उसमें अष्टांग योग आते हैं, 8 सूत्र आते हैं, यम, 8 नियम, सूत्र। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से पहला जो सूत्र है यम, उसमें जो अलग अलग नियम बताए हैं उनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मचर्य। कुंडलिनी योग को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य। पतंजलि योग में सबसे ज्यादा महिमा ब्रह्मचर्य की गाई है। जी। केवल यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में क्या कई जगहों पर षड्विकारों से ऊपर उठने के लिए कहते हैं, और साथ में ही स्पेसिफिकली काम वासना के बारे में तीसरे अध्याय में क्या कहते हैं। देखिए, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, पाप करने के लिए मनुष्य क्यों प्रवृत्त होता है, उसका मूल कारण क्या है। तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। यानी भगवान श्री भगवान बोले, यह काम ही सबका शत्रु है, ये काम ही क्रोध में परावर्तित होता है, और काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, और यह काम बहुत खाने वाला है, यानी वासना का कभी पेट नहीं भरता। कई सारे बच्चे कहते हैं ना कि हम दिन में 2-2, 4-4, 5-5 बार हस्तमैथुन कर लेते हैं, रात को पौन देके बगैर निद्रा नहीं आती। मतलब आप जितना वासनाओं में बहोगे उतना वो और बढ़ती जाएंगी। वासनाओं का कभी पेट नहीं भरता, भगवान कहते हैं, बहुत खाने वाला है, और इसी कारण से महापापी है, महाशनो महापापमा। और आगे भगवान कहते हैं कि इसी कारण से इस पूरे संसार में काम को तू वैरी जान। ये बड़ा काम 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 कर रहे थे, पर भाई हमारे सभी शास्त्र तो संयम की, इंद्रिय निग्रह की, मनोनिग्रह की, काम वासना को नियंत्रित करने की बात कहते हैं। और आप हमारी संस्कृति का नाम लेकर बच्चों को वासनाओं में गिरना सिखा रहे हैं कि भाई हस्तमैथुन बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। ये फिल्म का डायलॉग है, हस्तमैथुन बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता। और OMG 2 के एंडिंग में हजारों की भीड़ के सामने बच्चों को सामने आकर ये गर्व के साथ में जोर से बोलते हुए दिखाया कि हाँ मैं मास्टरबेट करता हूं, हाँ मैं हस्तमैथुन करता हूं और इसमें कुछ गलत नहीं। ये बच्चों को बोलते हुए दिखाया है। उसमें से एक बच्चा जज का भी बेटा है, वो हजारों की भीड़ के आम सामने आकर ये बोल रहे हैं। मतलब बच्चों को इस पर गर्व करने के लिए कह रहे हैं, और किसका आधार लेकर, हमारे महादेव का आधार लेकर, भगवान शिव जी का आधार लेकर ये इस प्रकार का जस्टिफिकेशन बच्चों को दे रहे हैं। और भगवान शिव जी क्या कहते हैं ये भी मैंने बताया था, मैं श्लोक बताता हूं भगवान शिव जी कैसे वीर रक्षा की महिमा बताते हैं। शिव संहिता में भगवान शिव जी कहते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यंति भूतले यस्य प्रसादान महिमा ममाप्यता दृशो भवेत। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। आगे भगवान कहते हैं उसी श्लोक में कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महिमा हुई है। एक और श्लोक है, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदैव न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। ये भगवान शिव जी कह रहे हो, ये भगवान शिव जी को आधार बनाकर बच्चों को इस प्रकार से गड्ढे में गिरा रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पर लाइसेंस देकर। याज्ञवल्क्य संहिता में आता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन वचन कर्म और तीनों, मन वचन और कर्म से तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक और श्लोक है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च महद यशः पुण्यम च प्रतिमत्वम च हन्यते ब्रह्मचर्या। आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट होते। इस प्रकार से हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, अलग अलग प्रकार की संहिताएं, षट दर्शन के षट शास्त्र, अलग अलग प्रकार की गीताएं, शिव गीता हो, गुरु गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, या रामायण और महाभारत हो। महाभारत के में भी मैंने मेरे उस वीडियो में बहुत सारे संदर्भ दिए हैं। सब जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। और ये किस आधार पर हमारी संस्कृति का नाम लेकर बच्चों को ये बातें बता रहे हैं। और चलो, आपको फ्राइड का मनोविज्ञान प्रमोट करना है ना, तो उसका नाम लेकर करो ना भाई, हिम्मत नहीं है आप में। पर आप, मेरा अगला प्रश्न यही था कि अगर फ्राइड के मनोविज्ञान को इनको प्रमोट ही करना था तो उसमें हमारी संस्कृति या महादेव का क्या रोल था? उसके बिना ही वो कर सकते थे, फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो सकती थी। बिल्कुल भाई, देखिए, मैंने जब से कल से 4-5 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ OMG 2 पर, तो इसके सपोर्टर्स नीचे आकर कह रहे हैं कि भाई ये 4000-5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले किसने क्या लिख कर रख दिया, ये अभी हमें मानने की क्या जरूरत है। तुम मुझे कोई साइंटिफिक स्टडी बता दो जिसमें हस्तमैथुन से नुकसान होता हो ये दिखाया गया हो। सारी साइंटिफिक स्टडी कहती है कि हस्तमैथुन बहुत नॉर्मल है, हेल्दी है। तो मैं
ओमिचुरु के मेकर्स, उनके सपोर्टर से कहना चाहता हूं कि भाई यही तो हम कह रहे हैं, तुमको अपनी जो गंदगी फैलानी थी, जो प्रोपेगेंडा फैलाना था, अपने नाम पर फैलाते, अपने साइंटिफिक नाम पे स्टडीज, फैलाना था। हाँ साइंटिफिक स्टडीज के नाम पर बोलते ना, पर इनको नहीं, हाँ इनको जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है उनको बर्बादी के रास्ते लेकर के जाना है। उनको वो देख रहे कि भाई जो एलिट्स है जो शहरों में, वो तो भाई ऑलरेडी उसी वेस्टर्न माइंडसेट की, पर जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है जो संयम का महत्व समझती है, उनको ईश्वर के नाम पर ये सारी गंदगी उनके दिमाग में वो डाल रहे हैं, ये कहकर कि भाई कामासूत्र और खजुराहो। भाई कामासूत्र में भी जो मैंने कहा कि भाई काम, उसमें भी कामसूत्र में जो संभोग है, मैथुन है, वो उसका केवल एक हिस्सा है। इन्होंने किसी ने कामसूत्र भी कभी नहीं पढ़ा होगा, और वो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो सांसारिक संसार के प्रति, परिवार के प्रति हमारा जो संतानोत्पत्ति के लिए कर्तव्य है, उस आधार पर वो कहा है। और कामनाओं को नियंत्रित करने से हमारे हजारों शास्त्र भरे पड़े हैं, वो उन्हें नहीं दिखते, इन्हें केवल कामसूत्र ही दिख रहा है। और खजुराहो की भी जो मूर्तियां है, उसका स्थूल अर्थ ये कि भाई बाहर से वो जो मूर्तियां कुछ मंदिरों में हमें दिखती है, उसका अर्थ ये कि हम स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर जा रहे हैं, बाहर की भोग वासनाओं से हम ईश्वर की ओर अंदर जा रहे हैं। जब गर्भगृह में हम जाते हैं मंदिर के, तब हम ईश्वर की ओर अंदर जा रहे हैं। तो बाहर के स्थूल जगत को, कामनाओं को, वासनाओं को बाहर छोड़कर हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़े। और उसके बारे में एक और बात पढ़ने को मिलती है कि खजुराहो की जो मंदिर एक राजवंश ने बनाए थे, उस समय बहुत सारे लोग संन्यास अपना रहे थे, संसारिक जी कर्तव्यों को छोड़कर संन्यास ले रहे थे। और संन्यास कोई सांसारिक कर्तव्यों से भागने की चीज नहीं है, जिसके अंदर सच में वो तितिक्षा हो, वैराग्य हो, अनासक्ति हो, ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, उनके लिए संन्यास कहा गया है। सांसारिक कर्तव्यों से भागने वाले लापरवाह और आलसियों के लिए संन्यास नहीं है। पर कुछ लोग बस बिल्कुल। सांसारिक कर्तव्यों से भागने के लिए संन्यास ले रहे थे। इसी कारण से वो मूर्तियां एक राजवंश ने बनाई थी, ताकि जो इस प्रकार से तीर्थाटन करते हुए कुछ ऐसे बस आलस और प्रमाद के कारण, लापरवाही से, आलस के कारण जो संन्यास ले लेते थे, वो उन मूर्तियों को देखकर अपने गृहस्थाश्रम में वापस चले जाए, जिनमें सच में वैराग्य नहीं है, वो अनासक्ति नहीं है, वो छट जाए वो भीड़। तो ये भी एक ठीक। उसके पीछे का उद्देश्य है। और मूल कारण ये कि हम स्थूल जगत से, वासनाओं से, जड़ से हम चेतन की ओर अंदर जाए, गर्भाशय के हम गर्भगृह में हम अंदर जाए। पर ये सारी बातें छोड़कर और हमारे हजारों शास्त्र छोड़कर भगवान शिव जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हमारी ऋषि परंपरा क्या कहती है, आयुर्वेद के आचार्य क्या कहते हैं, वो सब छोड़कर ये फ्राइड का मनोविज्ञान प्रमोट कर, वो भी हमारे संस्कृति का आधार लेकर इन्होंने तो आप एक फ्राइड के नाम पे ही वीडियो बना, पूरी फिल्म बनाते हैं ना? बिल्कुल, पर वो फिर वो मतलब प्रोपेगेंडा सनातन कैसे से इसको फैलाते? रिलेट करने की क्या आवश्यकता थी? इसीलिए मैंने बिल्कुल। कहा कि जो ये एकेडमिक्स में है और आर्ट और कल्चर में जो इस देश के द्रोही और सनातन विद्रोही लोग हैं, वो इतना शार्प ढंग से आपके गर्दन के ऊपर कैंची चलाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मति कब भ्रष्ट हो गई। इसीलिए मैंने आपको इस विशेष के लिए बुलाया था। और तो अभिषेक भैया देखिए, आपने कहा ना कि किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं, तो एक सीन और मैं बताता हूँ। फिल्म के सेकंड हाफ में, एंडिंग में, एक छोटी बच्ची दिखाई है, जो पंडित जी का पात्र है ना, तो उनकी बेटी दिखाई है, और उसको उसके मामा सेक्सुअली अब्यूज करते थे घर में, ये दिखाया है। तो एक छोटी बच्ची के साथ में होने वाले दुष्कर्म को दिखाकर ये सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, कि ये बताकर कि सेक्स एजुकेशन में हम गुड टच बैड टच सिखाते हैं। अब आप मुझे लेकिन बताइए, एक तरफ तो ये प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ चीज है, तो जो आप जो हस्तमैथुन को प्रमोट कर रहे हैं, बताइए कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, युवा हो, पुरुष हो, वो जब हस्तमैथुन करता है, तो वो या तो पॉर्न फिल्म देखेगा, या तो किसी फिल्म का बिल्कुल। गंदा सीन देखेगा, या तो फिर वो कुछ सेमी न्यूड या न्यूड फोटोशूट जो ये इंडस्ट्री करवाती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो देखेगा, या फिर अपने ही क्लास के किसी बच्चे के प्रति कुभाव, कुदृष्टि मन में लाकर कामोत्तेजना बढ़ाएगा। बिना बिल्कुल कामोत्तेजना बढ़ाए तो हस्तमैथुन करेगा नहीं ना। आंखें बिल्कुल बंद बिल्कुल। करके कोई लकड़ी का या पत्थर का तो चिंतन वो करने नहीं वाला। तो एक तरफ तो ये इस प्रकार से महिलाओं के प्रति कुदृष्टि बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ चीज है, और दूसरी तरफ गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं। आप मतलब आप मुझे कोई बता अच्छा, दे कि जो इसमें हस्तमैथुन, महाकाल मंदिर के पुजारी वाला ये दिखाना जरूरी था एंगल, कि वो विलेन है, वो धर्मद्रोही है। ये आप, मैं एक सेकंड के लिए वो भी मान लेता हूं, लेकिन आपने महाकाल मंदिर के पुजारी को क्यों गलत दिखाया? मुझे तो लगता है कि उज्जैन में इसके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए थी अब तक। ये क्यों नहीं हुई है? ये एक मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं पूछने वाला हूं दर्शकों से भी, और जो हमारे उज्जैन से अगर रिलेटेड कोई एडवोकेट हो जो पीआईएल वगैरह दायर करते हैं, भाई आपको कुछ भी फिल्म बनाना है, आप हमारे, ये बॉलीवुड का 70 सालों से प्रोपेगेंडा है, पुजारी को गलत दर्शाना ये मतलब क्या चरित्र बन चुका है बॉलीवुड का? अगर आप उस महाकाल मंदिर के पुजारी को विलेन नहीं दिखाएंगे, तब क्या आपकी फिल्म कंप्लीट नहीं होती? आपने अब्दुल को तो नहीं दिखाया, मैं साफ कहता हूं, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं। क्या आप यही चीज
धर्म को जो आपने स्टैब्लिश किया, क्या आप किसी अब्राहमिक रिलीजन को लेकर के आप दिखा सकते थे? नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि आपको भी पता है सर तन से जुदा हो जाता है। और यहाँ के लोग सहनशील हैं, तो कुछ कुछ भी कचरा परोसो। खैर, महादेव के श्राप से ये तो फिल्म फ्लॉप होनी ही थी और हुई भी, और ये तब हुई जब पीआर एजेंसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब आते हैं गदर पे। गदर फिल्म मैंने भी देखी। इस फिल्म में कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन धर्म, सनातन धर्म पे कहीं भी मुझे प्रहार करती हुई कम से कम ये फिल्म नजर आई नहीं, नजर आई। कैसे देखते हैं आप गदर को? अगर मुझे तो कम से कम 2-3 कैरेक्टर नहीं भी होते, मुझे लगता है फिल्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उत्कर्ष थे, अमीषा पटेल थे, इन लोगों का मतलब मुझे खास एक्टिंग वगैरह कुछ समझ में नहीं है। हाँ, एक कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है ये हाइपर कम्युनल एजेंडा है, लेकिन वो सारी चीजें दिखाई हैं, कुछ चीजें पाकिस्तान के प्रो, लेकिन कहीं भी एंटी इस्लामिक भी ये फिल्म नहीं है। जी प्रतीक भाई। और देखिए, गदर ने जो अभी गदर मचाया है बॉक्स ऑफिस पर, उसकी तो मुझे नहीं याद कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था। जो अभी हम कुछ दृश्य देख रहे हैं सिंगल स्क्रीन जी, थिएटर्स के बाहर में, जो भीड़ है, कुछ लोग ट्रैक्टर्स में आ रहे हैं, कुछ ट्रॉलियां भर भर के आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में, मॉल्स में हम इतनी भीड़ देख रहे हैं। बहुत सारी वीडियो सीटियां सोशल बज मीडिया रही पर हैं। अभी बहुत बिल्कुल ये सारे इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ये केवल और केवल लोगों का प्रेम है उस फिल्म के लिए, और ये जेन्युइन कलेक्शन है, ये जेन्युइन हाँ भीड़ जी। है। ऐसा नहीं कि बस पपेट मीडिया और इनका इकोसिस्टम के द्वारा बनाई गई हाइप जो हमने पठान के समय देखी थी, जी वैसी हाइप आज नहीं है। ये रियल कलेक्शंस है। और 2001 में जब गदर आई थी, वो टाइमलेस क्लासिक थी। मैं तो अभी भी कहता हूं, मैं 2 महीने पहले जब थिएटर में देखने के लिए गया था, बिल्कुल वही इमोशंस मन में, ऐसा लग रहा था मैं पहली बार वो फिल्म देख रहा हूं। भाई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो एक सही मायने में मास्टरपीस थी वो फिल्म, सही जी। मायने में। अब गदर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैं अवश्य कहूंगा कि टेक्निकली फिल्म बेटर हो सकती थी, क्योंकि अगर हम कुछ बताएंगे नहीं तो फिर इंप्रूव कैसे होंगे। नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स को भी इंप्रूव होने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल। लेफ्टिस्ट और वामपंथी फिल्म मेकर्स, जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा, वो लोग मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होते हैं और टेक्निकली बहुत वेल मेड फिल्में बनाते हैं। पर चलिए, वो टेक्निकली थोड़ी बेटर हो सकती थी, वो एक अलग विषय है। पर जहां पर बात इमोशंस की आती है, भावनाओं हाँ की वो। आती है, वो जुड़े हुए हैं तारा सिंह के साथ में, गदर के साथ में। और उसी कारण से ये इतना प्रेम आज गदर 2 को मिल रहा है। और फिर भी आश्चर्य देखिए, बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम अभी कोमा में चला गया है, चिड़ी चुप है। रिलीज होने के पहले भी वो लोग इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे थे, उल्टा जी। मजाक ही उड़ाया जा रहा था। रिलीज होने के हम्म। बाद अभी इतना सारा कलेक्शन फिल्म का हुआ है, पर फिर भी वो सेलिब्रेशन जो पठान के समय में देख रहा था, जो कई सारे यूट्यूबर्स थे, जो हम्म। इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स वगैरह थे, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस बना रहे थे, इतना सेलिब्रेट कर रहे थे। वो फिल्म रिलीज होने के 2 महीने पहले और 2-2.5 महीने बाद तक पूरा इकोसिस्टम काम पर लगा हुआ था उस फिल्म को हिट दिखाने के लिए, जबरदस्ती लोगों पर थोपने के लिए। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही मायने में जनता के द्वारा बनाई गई हिट है, बिना किसी पेड पीआर प्रमोशन के या इकोसिस्टम के सपोर्ट के। प्रतीक भाई, बिहार के एक थिएटर का सीन वायरल है जहां लोग डांस कर रहे हैं थिएटर के अंदर। एक चीज मुझे फिल्म में जरूर लगी कि एक अकेले सनी देओल ने पूरे फिल्म के इमोशन को भी उसी प्रकार से बरकरार रखा, और जो सनी देओल से हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं उसको जस्टिफाई किया इस उम्र में। और ये तब है जब इस आदमी को न तो कभी पीआर एजेंसी का सपोर्ट मिला, ना ही बॉलीवुड का सपोर्ट मिला, और ना ही किसी जो फर्जी न्यूज चैनल क्रिटिक हैं उनका समर्थन मिला। तब भी ये फिल्म भले मास्टर क्लास ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कई सालों बाद मुझे लगा कि बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म जरूर आई है जिसको लोग सिर्फ इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सनी देओल उनके साथ मतलब इंसाफ करेगा। बिल्कुल 2001 में भी जब गदर आई थी तो सनी पाजी ने यही कहा कि उस समय भी बॉलीवुड ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। और अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अनिल शर्मा इसकी जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि उस समय जो इंडस्ट्री के क्रिटिक्स थे, उन्होंने गदर को गटर कहा था, गटर एक प्रेम हाँ। का था। इस प्रकार हाँ। की बातें उस समय हुई थी। मतलब देखिए, उस समय भी ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता था। हाँ, उस समय भी ये पूरे इनके पेड क्रिटिक्स, पेड पपेट क्रिटिक्स, पपेट मीडिया, ये हमेशा से वामपंथियों का एक इस इंडस्ट्री पर वर्चस्व रहा है। इन्होंने नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स को यहाँ पर कभी उभरने ही नहीं दिया। हमने वो भी लगान के सुना होगा साथ कि राम, क्लैश थी, मुझे याद है। हाँ, और लगान के साथ मैं में। गदर देखने गया था, और उस वक्त प्रतीक भाई वो बालकनी के लिए 4-4 हाथ अंदर जाते थे, तो मेरे शर्ट के बटन वगैरह फट गए थे टिकट लेने में। और मैं टिकट लेके निकला था। मुझे याद है कि मैं 9th में था, तो मुझे लगा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के लेके आया हूँ वो टिकट लेके।
लेकिन जो थिएटर के अंदर का इमोशन उस वक्त था वो इस बार भी मैंने मल्टीप्लेक्स में महसूस किया। सीटियां बज रही थी, लोग सीट पे खड़े हो रहे थे। गदर में सनी देओल के हर एक डायलॉग पे वो हैंडपंप भले ना उखाड़ा, सिर्फ वो प्रतीकात्मक दिखाया था इस बार, लेकिन उस पोजीशन पे वो जो फ्रेम किया गया उसको मुझे लगा कि ये काम अनिल शर्मा ने डायरेक्शन में ठीक ठाक किया है। और इस बार तो हैंडपंप नहीं, इस बार तो उन्होंने बिजली का खंभा ही उठा लिया है। एंडिंग में जी आपने देखा जी होगा बिजली का जी वो सीन काफी बढ़िया शूट किया था उन्होंने। वो बिजली का खंभा उठाने वाला सीन था ना, वहां पर कलर जी। ग्रेडिंग और वो काफी बढ़िया से उन्होंने शूट किया था। और जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो बढ़िया, मतलब ठीक बिल्कुल है। बहुत, हाँ ठीक था, एक मसाला एक्शन फिल्म है। और देखिए हाँ, लोग आजकल है ना, बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। ये लोग बस अपना कुछ ना कुछ एक्टिविज्म चलाते हैं, वोक नहीं एक्टिविज्म। मैं ये इनको सोच रहा था पेट्रियार्की। कि अगर अगर लोग केजीएफ को जस्टिफाई करते हैं तो इस हिसाब से गदर भी मेरे लिए कंप्लीट एक जो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट फिल्म, मसाला फिल्म थी। अगर केजीएफ जस्टिफाई वो हथौड़ा वाला, वैसे वहां भी एक वो सीन आया था, इसलिए मैंने केजीएफ का उदाहरण दे दिया। इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे, क्या इंडिया में फाइनली एक जागरूकता है, क्योंकि तमाम गैंग एक तरफ ओएमजी को प्रमोट कर रहा है, फिर भी वो उठ नहीं रही है। और अब तो संडे बीत गया और कल 15 अगस्त है, और आपको मैं बताऊं पटना में अगले संडे तक किसी भी थिएटर में गदर की टिकट नहीं मिल रही है। ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग 20 लोग देखने गए थे श्री राम सेना संगठन के, और बाकी कुछ लोग छूट गए थे, तो उनके लिए टिकट हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। पर अगले संडे तक पटना राजधानी है बिहार की, यहाँ पे बहुत सारे थिएटर हैं और गदर की फिल्म नहीं मिल रही है, तो क्या करने जा रही है मुझे आप एक अंदाजा उससे लगा सकते हैं। लेकिन ओएमजी की टिकट बड़े आराम से अवेलेबल है। तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा था कि ठीक है ये नैरेटिव स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर गदर के वजह से बॉलीवुड को ये लग रहा है कि उठ गई है और उनको लगता है कि वो वापस ओएमजी टाइप का नैरेटिव बना लेंगे, तो एक क्लियर मैसेज दर्शकों की तरफ से कि गटर फिल्म बनाओगे हम नहीं देखेंगे, गदर बनाओगे देखेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल। हाल जागरूकता तो बहुत आई है लोगों में, और अभी बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा को, एजेंडा को वो समझ रहे हैं। और जितना हम और बोलेंगे, लोगों को समझाते जाएंगे, आने वाले समय में ये जागरूकता बढ़ती ही जाएगी। जैसे कि अभी ओएमजी 2 का आप देखिए, मैंने फरवरी में उस पर वीडियो बनाया था, जब आज से 6 महीने पहले, जब न्यूज आई थी, अक्षय ट्रेलर है। कुमार ने जेद्दा फिल्म फेस्टिवल में कहा था कि सेक्स एजुकेशन पर फिल्म है। उसी समय मेरा अभी भी कोई वीडियो उठाकर देख ले, उसकी शुरुआत में ही लाइन है कि भाई सेक्स एजुकेशन पर ही फिल्म बना रहे हैं, इसका अर्थ कोई वो वीर्य रक्षा के बारे में नहीं बताने वाले, वीर्य नाश हस्तमिथुन कैसे सही, यही बताएंगे। ये मेरी लाइन है, अभी भी कोई भी 6 महीने पहले पुराना मेरा वीडियो उठाकर देख ले। तो ये जो है ना, बोलने वाले लोग होने चाहिए। आप अगर मुझे आप बताइए कि आज जितने भी क्रिटिक्स है वे ओएमजी 2 को प्रमोट कर रहे हैं, पर उसके प्रोपेगेंडा को हमारे संस्कृति के अनुसार उसको सही तरीके से सामने लाए, एक्सपोज करे, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। इसी कारण से मैं कहता हूं हमारा इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर मीडिया का क्षेत्र हो, पॉलिटिशियंस हो, सोशल इश्यूज पर बात करने वाले हो, हमारे नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले लोग हर फील्ड में होने चाहिए और प्रोफेशनली बात करने वाले होने चाहिए। मैं तो कहता हूं बहुत सारे मित्रों को कि आइए, फिल्म क्रिटिसिज्म भी एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशन के रूप में इसको करिए, और प्रोफेशनली सभी फिल्मों के रिव्यू करिए, ताकि लोग आपके साथ में जुड़े, आप पर एक विश्वास हो। और ये बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए देश के नैरेटिव को, युवाओं के एक जो सोचने का तरीका होता है ना, उसको फिल्में बहुत बड़ा एक आकार देती है। आज अगर ओएमजी 2 का प्रोपेगेंडा एक्सपोज नहीं होता, तो मुझे बताइए, तो मास्टरपीस ऑलरेडी घोषित हो चुकी है, कोई भी इसके अगेंस्ट बोलने वाला नहीं होता। इसी कारण से बोलना आवश्यक है। नहीं तो ये केवल बोल बस चिल्लाना या कुछ विरोध प्रदर्शन कहीं पर उठा लिया, उस वो उल्टा इनके नैरेटिव को सूट करते, क्यों राष्ट्रवादी बस कोई प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं दे पाते, बस चिल्ला चोट करते हैं। तो चिल्ला चोट नहीं, आर्गुमेंट दीजिए, फैक्ट्स के आधार पर इनको काउंटर करिए। जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा इनका प्रोपेगेंडा ध्वस्त होगा। और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ही डरते हैं, क्योंकि विचारों की लड़ाई विचारों से ही लड़ी जाती है। आप देखिए, अंधकार प्रकाश से ही नष्ट होता है। तो ये जितना अंधकार फैला रहे हैं उतना प्रकाश हमारे, और प्रकाश केवल हमें बहुत बड़ा नहीं, एक दिया भी लगा दिया ना तो भी प्रकाश नष्ट होता है। तो ये बस बोलिए, बिल्कुल ये बोलना बहुत आवश्यक है। और जहां तक आपने बात कही कि जनता जागृत हो गई है, तो बिल्कुल आने वाले समय में ये जागरूकता और बढ़ेगी। और ओएमजी 2 जो इतना मैनिपुलेट कर रही है, सुसाइड को रोमांटिसाइज कर रही है, छोटी बच्ची के साथ होने वाले दुष्कर्म को दिखा रही है, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद भी लोग
कुछ लोग तो हो रहे भ्रमित, में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन तो होना चाहिए, पर ठीक है, हम जितना बोलते रहेंगे नहीं, धीरे धीरे देखिए वो लोग भी प्रश्न समझेंगे। ये है कि सेक्स एजुकेशन है क्या? होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल होना चाहिए। बट माय काउंटर क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? क्या सबसे डिस्ट्रैक्शन, या फिर सेक्स के प्रति आपको वहशी जानवर बना देने वाला वो एजुकेशन है, या आपको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास है? इसमें तो एक काउंटर क्वेश्चन बनता है ना। अब सेक्स यहाँ पर एजुकेशन सबसे होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए अभिषेक भैया, जी। सेक्स एजुकेशन का जो मूल उद्देश्य है उसके पीछे एक बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, बिलियन डॉलर्स का इनका बिजनेस है। इनका हाँ हाँ उद्देश्य कभी भी बच्चों को संयमित करना, विनाश से बचाना इनका उद्देश्य नहीं है। अगर हाँ। आपको किसी को भी लगता हो ना कि भाई सेक्स एजुकेशन का अर्थ बायोलॉजी की क्लास होती है, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स है, शरीर के अलग अलग अंग है, गुप्तांग है, उसके बारे में ऑलरेडी बच्चों को नहीं, 9th और मुझे 10th क्लास एक में पढ़ाया मेरा जाता है। काउंटर क्वेश्चन है। ठीक है, मानवों के अंदर सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। प्रकृति तो मानव ने निर्मित नहीं किया है। आप मेरा एक काउंटर क्वेश्चन, और बड़ा वामपंथियों को सूट करने वाला क्वेश्चन है। मानव को इस सृष्टि से हटा देते हैं, उसके पहले बहुत कुछ था यहाँ पे। क्या किसी ने उनको आके बताया था कि सेक्स एजुकेशन बड़ा जरूरी है? उनके अंदर भी से ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ठीक है। और उसके लिए किसी को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे को चलना सिखाना आवश्यक नहीं है, वो चल लेगा, वो जैसे बड़ा होगा वो चलना सीख जाएगा। उसी प्रकार से वो प्रोडक्टिविटी भी सीख जाएगा। ये एक लेकिन प्राकृतिक नियम है। जी। देखिए अभिषेक भैया, उनका उद्देश्य मतलब बच्चे का जन्म कैसे होता है ये सिखाना हम्म उनका उद्देश्य नहीं है। हम्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी बायोलॉजी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जी। कैसे जन्म होता है, क्या पूरी प्रोसेस है, वगैरह वगैरह, जो भी जो एक किसके कैसे फर्टिलाइज होते हैं महिला के शरीर के अंदर, एग्स वगैरह, स्पर्म के बारे में सब कुछ बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। जो सेक्स एजुकेशन अगर किसी को लग रहा हो ना कि ये बायोलॉजी की क्लास है, या कॉन्डम का महत्व बताया जाएगा, या फिर गुड टच बैड टच केवल बताएंगे, ये इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकली है। इनका मुख्य उद्देश्य है हस्तमैथुन को, वीरनाश को नॉर्मलाइज करना। ये किसी को अगर हम्म एग्जेजरेशन लग रहा हो तो प्लीज, एग्जेजरेशन नहीं है, फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़िए, वो यही उसका बेस है। और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एलजीबीटीक्यू एजेंडा, सेक्सुअल लिबरेशन, वो भी इसी का पार्ट है, और इसके पीछे इसी का फार्मा पार्ट है। इंडस्ट्री है। फार्मा हम्म इंडस्ट्री है क्यों? अब देखिए, एक बच्चे का जब आप जीवन का बेस आप कमजोर कर देते हैं, तो स्वाभाविक सी हम्म, बात है इमारत भी कमजोर होगी। उन्हें उन्हें जीवन भर के लिए एक पेशेंट मिल रहा है। आप बचपन में अपना हाँ। विनाश करके शरीर को कमजोर करेंगे, तो आगे जाकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, नपुंसकता, वीर्य पतला होना, बहुत सारे और मानसिक जो प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, वो बहुत दूसरे भयानक प्रॉब्लम्स तैयार क्रिएट होते हैं। और उसके लिए फार्मा इंडस्ट्री को जीवन भर के लिए एक बकरा मिल जाता है काटने के लिए। ये लोग कसाई से भी भयानक है। आप देखिए आयुर्वेद के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्वस्थ शरीर के 4 स्तंभ बताए, वो क्या थे? आहार, योग्य आहार हो हमारा, दूसरा श्रम, हम शारीरिक श्रम करें, तीसरा योग्य निद्रा हो हमारी, और चौथा ब्रह्मचर्य। ये 4 बातें अगर कोई पाल ले, कम से कम ब्रह्मचर्य आश्रम बचपन तक अगर पाल लेना, तो उसका बेस इतना स्ट्रांग होगा, शरीर और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा, इतना मजबूत रहेगा कि आगे जाकर उसको प्रॉब्लम्स, चिंता, परेशानियां, इतना प्रॉब्लम में नहीं गिरेगा वो। पर अगर आप बेस कमजोर कर देंगे तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। और जो ये बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री में, इसमें सप्लीमेंट्स है, वाइग्रा है, या ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां है, या जो एक आईवीआर के द्वारा जो बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह, क्योंकि जब आपका वीर्य पतला हो जाएगा फिर आपको कहीं से स्पर्म डोनेशन लेना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज, आईवीएफ से बच्चे का जन्म देना एक बहुत बड़ी, और एक एक आईवीएफ से बच्चे के जन्म के लाखों लाखों रुपए लगते हैं। लाखों सरोगेट रुपए लगे। प्रेगनेंसी, सरोगेट प्रेगनेंसी वगैरह बहुत बड़ा एक लॉबी है इसके पीछे, ये समझिए। इनको जीवन भर के लिए कस्टमर मिल रहा है, एक बच्चे को उन्होंने बर्बाद कर दिया तो। और एलजीबीटी को एजेंडा, इसमें सेक्स चेंज ऑपरेशंस के बारे में आप जरा देखिए, वेस्ट में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के गुप्तांग काटे जा रहे हैं, और जीवन भर के लिए उन्हें वो बकरा मिल गया। एक तो सेक्स चेंज ऑपरेशंस के लाखों रुपए मिल रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें उनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद में जीवन भर के लिए फिर डिप्रेशन और एंजाइटी के पिल्स। आप एक सिंपल सी पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स भी हम कुछ दिन लेते हैं ना बीमार पड़ने पर, उसके भी शरीर पर कुछ दुष्परिणाम हमें दिखते हैं कि भाई कुछ गलत चीज अंदर गई है। आप सोचिए, बिल्कुल।
सेक्स चेंज ऑपरेशंस, इतनी भया, हार्मोन चेंज, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, ये सारी बातें किसी व्यक्ति को दी जाएंगी तो उसके शरीर पर और मन पर कितना गहरा असर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फार्मा इंडस्ट्री का एजेंडा है, एक बहुत बड़ी लॉबी है। ये है सेक्स एजुकेशन। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए कि आपको कोई बायोलॉजी की क्लास सिखाई जाने वाली है, बायोलॉजी की क्लास नहीं है, वो सारी बातें ऑलरेडी बच्चों को बताई जा रही है। मेन उद्देश्य सेक्स एजुकेशन का ये है। इसलिए मैंने कहा कि दर्शकों, कभी कभी होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके बीच कोई आपको एजुकेट करने वाला है। देखिए, यूट्यूब पे हम सबकी ऑर्गेनिक व्यू होती है, हमने कभी वीडियोस को प्रमोट नहीं किया। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप प्रतीक भाई को जरूर सुनिएगा उनके चैनल पे, खास करके इन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे। जब वो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्म होती है तो एक अलग पर्सपेक्टिव भी आपको जानना चाहिए। आप उस पर हेल्दी डिबेट कर सकते हैं, हम लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, किंतु डिबेट ओपनली होना चाहिए कि क्या सनातन धर्म से जुड़े बिना इसको ये जस्टिफाई कर सकते थे, और अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं किया। दूसरा, सनातन धर्म के जगह क्या किसी अब्राहमिक कल्चर के किसी एक क्रिएटर को यहां पे पार्ट बना के दिखा सकते थे? आई बेट नहीं दिखा सकते थे। और मैं अभी भी बेट करता हूं कि अगर इतनी कुव्वत है तो OMG 3 बनाइए और किसी अब्राहिमिक कल्चर के एक, जिसको कहते हैं ना, पैगंबर या किसी पे लेके आइए और उनके स्पीचेस दिखाइए, उनको जस्टिफाई कराइए कोर्ट में। आई बेट आप नहीं बना सकते। प्रतीक भाई, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने OMG के बारे में कहा, बताया, उम्मीद करूंगा कि अगर उज्जैन से कुछ लोग देख रहे हो तो जरूर न्यायालय का सहारा लें, क्योंकि मेरा अभी भी मूल प्रश्न है, उज्जैन के मुख्य पुजारी को विलेन दिखाए बिना भी क्या फिल्म बनाई जा सकती थी? और हर बार ये क्यों होता है? हर बार मैंने एक फिल्म, मैं बार बार कहता हूं मैं फिल्म क्रिटिक नहीं हूं, लेकिन मैं इतिहास का जानकार हूं और वर्तमान का भी बहुत अच्छे से। तो एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था महारानी, ओ सॉरी फिल्म नहीं, क्या कहते हैं उसको आजकल की भाषा में, वो वेब सीरीज थी। उसके पार्ट 1 में दिखाया गया कि जिसने चारा घोटाला को एक्सपोज किया वो कोई अब्दुल था। लेकिन आपको पता है दर्शकों, वास्तविक जीवन में जिसने चारा घोटाला को अपने परिवार और सब कुछ ताक पे रख के जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका नाम था VS दुबे। एक ब्राह्मण को सिंपली मुस्लिम से मैनिपुलेट कर दिया, बदल दिया, स्टोरी लाइन वही रखी, सब कुछ वही रखा, आपके मन में रखा कि भाई वो लोग ईमानदार होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, मां भारती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।